सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कार्यक्रम आरोग्य में है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ साह, और आज का जो विषय है हमारा ग्लूकोमा क्या है, इसके होने के कारण क्या है और क्या उपचार संभव है, इन सभी विषयों पर जानकारी देंगे डॉक्टर ऋषभ साह। ऋषभ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार आकांक्षा जी। ऋषभ जी, सबसे पहले तो ये बताएं, ये ग्लूकोमा है क्या? देखिए आकांक्षा जी, ग्लूकोमा एक बीमारी है जिसमें आंखों की नस, यानी इसको इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है जी। तो इसके कमजोरी से ऐसा होता है कि हमारा पेरिफेरल विजन इफेक्ट होता है। आप ऐसे समझें कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक हम सामने वाली गाड़ी को देखते हैं, पर आसपास से दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां, जो सड़क पे चलते मुसाफिर, हमको वो भी दिखाई देते हैं, हमारे बगल में बैठा पैसेंजर वो भी दिखाई देता है। तो ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा पेरिफेरल विजन, यानी कि जो हमारी साइड की जो चीजों की देखने की क्षमता है, ये सबसे पहले इफेक्ट होती है। और सेंट्रल विजन, जो हमारी बीच की रोशनी है, एकदम सीधी लाइन में देखने की जो रोशनी है, ये प्रिजर्व्ड रहती है जी। इस कारण से ग्लूकोमा का महसूस होने में मरीज को काफी वक्त लग जाता है। जब पेरिफेरल विजन काफी लॉस हो चुका होता है, केवल एक सेंट्रल आइलैंड ऑफ विजन बचा होता है, तब जाकर के मरीज को इसके बारे में पता चलता है, और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है कि आंखों की नस पे कमजोरी होती जाती है, और नस के कमजोरी के कारण अनेक हैं। जो इसका सबसे जरूरी कारण है, आंखों का प्रेशर बढ़ने के कारण ये नस में कमजोरी आती है। अच्छा। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, सब लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन की बीमारी भी होती है। उसी तरीके से आप समझें कि आंख का गोला भी एक तरीके का गुब्बारा है जिसके अंदर प्रेशर होता है। ये आंखों का प्रेशर और ब्लड प्रेशर एक अलग अलग दो चीजें हैं। तो आंखों के अंदर का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसके कारण ग्लूकोमा जैसी बीमारियां होती हैं। जी। यानी कि ऋषभ जी, हम इसे और सरल शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि जो देखने की जो क्षमता होती है, मतलब हमारी नजर जहां तक जाती है, उसका जो दायरा है वो सिकुड़ता जाता है, और एक समय के बाद वो बिल्कुल ही कम होके हमारे जो एकदम नजदीक जो चीज रहेगी या व्यक्ति रहेगा, सिर्फ हमें वही बिल्कुल 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 हमारी रोशनी का दायरा घटता जाता है। जी। हमारे श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं, तो देख लेते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। ये पहली कॉल। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं। बोल रहे हैं, मेरा नाम है चांद बाबू, ग्राम नेवादा, पोस्ट जरारपुर, जिला जौनपुर। प्रश्न ये है कि मेरी उम्र जो है लगभग में 55 साल की है, और मेरे दोनों आंख में खजुली होती है कम से कम 4-5 साल से। अच्छा। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन लोग कहते हैं कि एलर्जी है, दवा देते हैं, लेकिन ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर खजुली चालू हो जाती है। अच्छा चांद बाबूजी, ये बताइए, क्या आपको खुजली के साथ आंख में रोशनी में भी दिक्कत है, यानी कि क्या आपको कम दिखाई देता है? जी सर, जब खजुली रहती है तो ऐसा है कि जब हम दिन में काम करते हैं, हाँ, तो काम करते वक्त कम दिखाता, था, फिर थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। अच्छा। खजुली की वजह से हल्का धुंधला दिखाई देता है, लेकिन फिर वो ठीक भी हो जाता है। हाँ हाँ। जैसे हम चश्मा जब उतार देते हैं, हाँ, या थोड़ा सा 1-8 घंटा रेस्ट ले लेते हैं, तो डॉक्टर साहब जो है वो ठीक हो जाता है। हाँ, देखिए, आप जैसी समस्या बता रहे हैं, ये सुन करके लगता है कि आपको एक बीमारी है जिसको ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं। ये खास तौर पर कि एक एज के 60-65 साल, 55 साल की एज के बाद होती है, और इसमें ऐसा होता है कि आंखों में जो आंसू बनता है वो आंखों में रुकता नहीं है। आंख में कई प्रणाली होती हैं आंख में आंसू को रोकने के लिए, जैसे आंखों की पलकें होती हैं, आंखों में लिपिड ग्लैंड्स होते हैं, जिस आंख में बनने वाले आंसू को आंखों पे ही स्थिर रखते हैं। अगर ये आंसू की परत आंख से उड़ने लगती है, आंख की सतह सूखने लगती है, तो ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनमें आंख में खुजली बार बार होती रहती है, और थोड़ी देर आराम कर लें तो फिर ये खुजली ठीक भी हो जाती है। इस बीमारी का मेन इलाज दवाइयों से ही होता है, पर आप जैसे जानते होंगे कि शुगर और बीपी की बीमारियां होती हैं, उनको दवाइयों से कंट्रोल में रखा जाता है। तो उसी तरीके से ये बीमारी भी है, इसमें जो दवाइयां चलती हैं वो एक लंबे समय के लिए चलती हैं, जिससे ये बीमारी कंट्रोल में रहे। इसकी जो एक मेन दवाई होती है, जिनको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, जो आंसू आंख पे रुक नहीं रहे हैं, जो आंख से बार बार उड़ जा रहे हैं या आंसू बन के बह जा रहे हैं,
उनको हम लोग बाहरी तौर पे सप्लाई करते हैं दवाइयों के रूप में। इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इनको लंबे समय तक डाला जाता है। तो यही आपको मेरी सलाह यही है कि आपको जो भी डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, अगर वो एक लुब्रिकेंट है तो उसको आप डालते रहें। अगर आप उसको रोक देंगे तो ये बीमारी दोबारा हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लुब्रिकेंट का दवा का नाम है? आप ये एक सॉल्ट नेम है। और एक सलाह मैं आपको दूंगा कि कई बार इसमें स्टेरॉइड की दवाइयां भी लोग दे देते हैं। आप उन दवाइयों को न डालें। खुजली के लिए कई लोग स्टेरॉइड्स की दवाइयां देते हैं, उनको कुछ समय डालें, हफ्ता 10 दिन डालें, उससे ज्यादा न डालें। स्टेरॉइड की दवा की पहचान होती है कि उसमें डी या पी होता है दवाइयों के नाम में, और डॉक्टर की सलाह लेकर ही इन दवाइयों को डालें। और इस बीमारी से सबसे जरूरी है कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये बीमारी आंखों की रोशनी को असर ज्यादातर नहीं करती है। अगर आप दवाई डालते रहेंगे तो ये बीमारी कंट्रोल में रहेगी। धीरे धीरे एक टाइम के बाद जब बीमारी कंट्रोल में आती है तो दवाई डालने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, पर दवाई चलती रहती है। अच्छा, दवा लाइफ टाइम चलेगी? हाँ। चलिए डॉक्टर साहब, ठीक है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार चांद बाबू। डॉक्टर, जैसा इन दिनों एक आम चलन है, जो स्क्रीन टाइम है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो काफी हद तक बढ़ गया है जी। क्या बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम ग्लूकोमा को ट्रिगर कर सकता है? देखिए, डायरेक्टली तो नहीं। स्क्रीन टाइम से होने वाली आंखों में कई अन्य बीमारियां हैं, जैसे कि चश्मे का नंबर आ जाना या आंखों में ड्राइनेस आना, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होना। तो ये सब बीमारियां ज्यादा आंखों को इफेक्ट करती हैं। पर ग्लूकोमा एक, जैसा मैंने बताया, इस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है स्क्रीन टाइम होने से। तो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आंखों में बीमारियां होती हैं, खास तौर पे बच्चों में, जिनमें चश्मे का नंबर आ जाता है, और कुछ बच्चों में तो भैंगापन भी होता है ज्यादा स्क्रीन टाइम देखने से। तो हमें स्क्रीन टाइम से तो बचना ही है। पर अच्छी बात यह है कि ग्लूकोमा जैसी भयावह बीमारियां अभी तक तो स्क्रीन टाइम से नहीं पाई गई हैं। जी। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? शिव नारायण सिंह बदलापुर से बोल रहे हैं, बदलापुर जौनपुर। जी शिव नारायण जी, आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ साह। क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न यही है कि हमारे आँख की रोशनी 15 दिन में बिल्कुल चली गई है, मतलब एक धुआं धुआं सा दिखने लगा। जी, सुन रहे हैं डॉक्टर, आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो ये लगभग 25 अगस्त को ऐसा शुरू हुआ और 3-4 दिन के बाद से ही मैं दौड़ने लगा दवा की। अच्छा। तो एक डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि मोतियाबिंद है, लेकिन अभी ऑपरेशन लायक नहीं है। दवा दिए, 8 दिन दवा उनकी किया, लेकिन वो हमारी मतलब रोशनी जाने लगी। अच्छा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो भी देखे तो वो पहले कहे कि पर्दा कमजोर लग रहा है, दवा वगैरह वो भी दिए, और 8 दिन बाद फिर गया, और लेकिन रोशनी बिल्कुल अच्छा, मतलब देखिए शिव नारायण जी, अगर आप कह रहे हैं कि रोशनी अचानक से गई है, तो क्या आंख में साथ में दर्द भी है, लाली भी है, पानी भी आ रहा है या नहीं? हाँ, पानी जरूर आया है, कुछ गड़र जैसे महसूस होने लगी। हाँ। अच्छा। गड़र, और ऊपर मतलब पानी कुछ जैसे पलक के नीचे पानी कुछ महसूस होने लगा। जैसा आप बता रहे हैं कि अचानक से 15 दिन के अंदर रोशनी गई है, मोतियाबिंद के कारण रोशनी अचानक नहीं जाती। जी। अचानक रोशनी जाने के कुछ कारण होते हैं, जैसे आंख में मवाद पड़ जाना। अगर वैसी स्थिति होती है तो काफी दर्द और लाली भी होती है। अगर आपको दर्द, लाली, पानी बहुत ज्यादा नहीं है तो दूसरा कारण होता है कि पीछे के पर्दे पे नस कोई ब्लॉक हो जाना। इसको CRVO या BRVO, वीनस ऑक्लूजन के नाम से जाना जाता है। इसका इलाज यही होता है कि आंख के अंदर हम लोग कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, पहले पर्दे की जांच करते हैं। अगर यही बीमारी होती है तो आंख के अंदर anti-VEGF नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। पर इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप एक बार किसी नेत्र स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो ये इंजेक्शंस लगाता है, क्योंकि कई और भी कारण होते हैं। जो सबसे सामान्य कारण है अचानक रोशनी जाने का बिना दर्द के, वो वैस्कुलर ऑक्लूजन्स होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो देर न करें और किसी रेटिना स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हैं। ठीक है। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
मैं जयकेश चौहान, वार्ड नंबर 4 में नगर, जिला आजमगढ़ से बोल रहा हूँ जी। क्या ग्लूकोमा कौन सी बीमारी में आती है? देखिए, ग्लोकोमा आंखों की एक बीमारी है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और पीछे की नस पे दबाव पड़ता है। पीछे की नस यानी ऑप्टिक। हाँ, तो शुरुआती दौर में इसका कोई लक्षण नहीं होता है। इस बीमारी में ऐसा होता है कि हमें बीच का साफ दिखाई देता है, पर धीरे धीरे हमारे आसपास की जो रोशनी है, जिसको पेरिफेरल विजन बोलते हैं इंग्लिश में, वो कम होने लगता है। तो शुरुआत में मरीज इसको नोटिस नहीं करता। जब पेरिफेरल विजन एकदम ही चला जाता है और एकदम केवल बीचों बीच की रोशनी रह जाती है, आप ऐसा समझिए कि जैसे एक चाबी डालने का छेद होता है, की होल विजन इसमें रह जाता है अंत में, तब उस स्टेज में कई मरीजों को मालूम पड़ता है। तो शुरुआती दौर में कोई भी इसका लक्षण नहीं होता। इसमें यही इलाज होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी और को काला मोतिया या समलवाई है, अगर आपको मोटा चश्मा, चाहे दूर का या पास का मोटा चश्मे का नंबर है, अगर आपको शुगर या बीपी की बीमारी है, या आपका वजन बहुत ज्यादा है, या आपका वजन या आपकी उम्र 40 के ऊपर हो चुकी है, तो आंखों की एक जांच होती है जिसमें पीछे की नस को देखा जाता है नेत्र विशेषज्ञ द्वारा, और आंखों के प्रेशर की जांच होती है, जिससे हम आपको बता सकते हैं कि आपको काला मोतिया है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक मेरा जिज्ञासा मेरे मन में, जैसे मैं ब्लाइंड हूँ, करीब मेरा उम्र जब था करीब 10 साल। हाँ, तो मेरी मतलब रोशनी चली गई, तो उस समय से मतलब कहते थे कि रतौनी है, ये है, वो है। उसके बाद जैसे मेरी मतलब दाहिने से बाएं आँख से मतलब एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा जैसे। अच्छा। लेकिन दाहिनी से घाम होता है, हाँ, मतलब छाया होता है या लाइट जलती है मालूम होता है। लेकिन सर जब मैं कई बार चेक कराया, उन्होंने बोला कि नस सूख गई। तो मैंने एक प्रश्न किया, डॉक्टर नस सूख गई, लेकिन एक में तो मान लीजिए कि एकदम सूख गई, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो उसमें है उसमें कितना परसेंटेज है या मतलब उसमें क्या संभव, लेकिन डॉक्टर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे, बस खाली बोले नस सूख गया, आप चले जाओ। देखिए जो आपकी बीमारी आप जैसा बता रहे हैं, उसके कई कारण होते हैं। रतौंदी भी कहते हैं कुछ लोग, या उसको नस सूखना कहते हैं। ये आप हमेशा जैसे मिले दिखाई देता, लेकिन खाली समझ ले कि चेहरा वगैरह नहीं दिखता, लेकिन धूप होगी तो मालूम पड़ेगा, लाइट जलेगी रात में तो मालूम पड़ेगा, दिन में जलेगी तो नहीं मालूम पड़ेगा। क्या आपको 10 साल की उम्र के पहले दिखाई देता था? पहले एकदम सही दिखाई देता था 10 साल की उम्र पहले, लेकिन इस समय मेरी उम्र हो गई करीब 38 साल। देखिए, आपकी स्थिति जो है, आप पूछना चाह रहे हैं कि आपकी नस में कितनी जान है। तो एक जांच होती है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल, जिसमें हम लोग एक जांच करते हैं और बताते हैं कि नस में, जो आंखों की नस है, जो आंख और दिमाग को एक जोड़ने वाला तार है, उसमें अभी कितनी जान बाकी है। तो ये जांच कर सकते हैं। पर आपकी जैसी स्थिति है कि 10 साल की एज में रोशनी कम हो गई थी और डॉक्टर ने बताया कि नस सूख गई है, ये ऐसी स्थिति में दवाइयां कर सकते हैं कोशिश करने के लिए कि रोशनी को वापस लाया जाए। इस बीमारी का इलाज देखिए काफी लंबा चलता है, और आपकी उम्र 38 साल हो गई है, तो आप इलाज जरूर कराइए। आपके वीईपी की जांच भी करा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि नस में कितने % रोशनी है। पर देखिए, जिंदगी इलाज के चक्कर में नहीं रुकनी चाहिए, जिंदगी चलनी चाहिए। आपके लिए खास लो विजन एड्स आते हैं, जो आप समझिए कि खास तरीके के चश्मे होते हैं, जो जिन लोगों की आंख में ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज मुश्किल होता है और रोशनी कम होती है, उनके लिए हम लोग लो विजन ग्लासेस बताते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने पैरों पे खुद से खड़े हों, अपनी रोजी रोटी खुद से कमा सकें, कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकें। चलिए ठीक सर, एक बार मैं ट्राई, मतलब मेरे तो इतना 2-4 बोले कि आपकी अगर आँख खराब है तो आँख में दे सकता हूँ, लेकिन मेरी पुतली सब सही है। हाँ, नहीं, नेत्रदान जो आप बात कर रहे हैं, हर बीमारी में सब कुछ होता है। हाँ, नहीं, नेत्रदान हर बीमारी का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आपके लिए कुछ दवाइयाँ होंगी और लो विजन एड्स होंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी, एक बात बताएं कि ग्लूकोमा जो है वो क्या किसी और बीमारी के कारण भी ट्रिगर कर सकता है? जैसे जब हम आंखों की रोशनी की बात करते हैं तो बीपी के मरीज हैं या डायबिटीज के मरीज हैं, उनको ये खास सलाह दी जाती है कि आंखों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इन सब के कारण भी क्या ग्लूकोमा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अनेकों कारण होते हैं, और डायबिटीज और बीपी भी एक कारण हो सकता है। जो सामान्य रूप से जो ग्लूकोमा देखा जाता है, पाया जाता है, वो एक प्राइमरी ग्लूकोमा होता है, यानी कि जिसका कोई दूसरा कारण नहीं होता। पर जैसे आपने बताया, मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज या हाइपरटेंशन, आंखों में किसी भी प्रकार की, कितने भी वर्ष हो चुके हों, चोट लगी हो, वो एक कारण होता है ग्लूकोमा बनने का। और
जेनेटिक कारण एक सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आपके परिवार में आपके माताजी पिताजी को या बहनों या भाइयों को काला मोतिया समलवाई यानी ये ग्लोकोमा की बीमारी है तो आपको भी खतरा है ग्लोकोमा होने का। तो ये एक विशेष उम्र के बाद बढ़ता है, होने का खतरा ज्यादा रहता है। ग्लोकोमा ज्यादातर मरीजों में 40 साल की उम्र के बाद पाया जाता है, पर बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहते। एक फॉर्म ऑफ ग्लोकोमा जिसको कंजेनाइटल ग्लोकोमा बोलते हैं, ये नवजात शिशुओं में भी पाया जाता है, पर ज्यादातर केसेस में ज्यादातर मरीजों में ग्लोकोमा बीमारी की शुरुआत 40 साल की उम्र के बाद होती है। और जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लोकोमा का कोई शुरुआती फेज में लक्षण नहीं होता, तो इसीलिए ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग हम लोग 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को सालाना एक बार अपने आंखों के प्रेशर की जांच जरूर करानी चाहिए ग्लोकोमा जैसी बीमारी से बचने के लिए। जी डॉक्टर, ये बताएं कि जैसे ग्लूकोमा अगर किसी व्यक्ति को है तो आंखों की रोशनी बचने के कितने चांसेस हैं? देखिए, ग्लोकोमा की बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि हम उसको शुरुआती दौर में डायग्नोज कर लें। इसीलिए ग्लोकोमा में स्क्रीनिंग का सबसे ज्यादा महत्व है। आज 9 मार्च की डेट है, आज से वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर में ग्लोकोमा से रिलेटेड अवेयरनेस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स दुनिया भर में चलाए जा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी को इस बीमारी के बारे में पता चले और हम लोग स्क्रीनिंग कर सकें। तो इस स्क्रीनिंग से ये फायदा होता है कि हम लोग ग्लोकोमा को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में ग्लोकोमा डायग्नोज होता है और सही वक्त पे इसकी दवाई चालू हो जाती है तो इसमें रोशनी बचाई जा सकती है। पर यही चीज अगर लेट स्टेज में ग्लोकोमा की पता चलता है तो बहुत ही मुश्किल होता है दवाइयों से या ऑपरेशन से रोशनी को बचाना। तो ग्लोकोमा की बीमारी के लिए सबसे जरूरी है कि हम इसके बारे में अवेयर रहें, जानें कि ये भी एक बीमारी है और अपने आप को सालाना एक बार, अगर हमारी उम्र 40 से ज्यादा हो चुकी है तो सालाना एक बार नेत्र परीक्षण के लिए जरूर लेकर जाएं। तो ग्लूकोमा के लक्षण क्या हैं? ग्लोकोमा का शुरुआती दौर में लक्षण होता है, जैसा मैंने बताया, कि दृष्टि का दायरा कम होना, पर ये मरीज रियलाइज नहीं करता। कुछ इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं ग्लोकोमा का, जैसे कि बार बार चश्मे का नंबर बदलना, या फिर कभी कभी शाम को कुछ लोगों को सर में दर्द उठता है, या कभी कभी लाइट में अचानक से सतरंगी घेरे दिखाई देना। ये कुछ लक्षण होते हैं ग्लोकोमा के। तो ज्यादातर केसेस में ग्लोकोमा एक क्रॉनिक बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है। कुछ फॉर्म्स ऑफ ग्लोकोमा अक्यूटली भी प्रेजेंट करते हैं, जिसमें अचानक से आंखों में दर्द उत्पन्न होता है, पानी आना चालू हो जाता है, लाली हो जाती है। ये अक्यूट ग्लोकोमा के फॉर्म्स होते हैं जिनके ये लक्षण, तो जब अक्यूट फेज में ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण होते हैं। क्रॉनिक फेज में इसके बहुत ही कम लक्षण होते हैं, तब तक नहीं पता चलता जब तक मरीज पूरी तरीके से अंधा नहीं हो जाता। हेलो जी, हम सभाकांत बोल रहे हैं मिर्जापुर से। जी सभाकांत जी, आज हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋषभ शाह। क्या प्रश्न है आपका? जी, विषय है ग्लूकोमा, कारण और उपचार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभाकांत जी। जैसे डॉक्टर साहब कोई को ग्लोमा हो जाए तो कैसे उसका क्या संभव है और कैसे पता चलेगा? अच्छा, देखिए, ग्लोकोमा एक की बीमारी जो होती है एक क्रॉनिक बीमारी होती है, यानी कि काफी सालों तक रहती है। तो शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसका केवल पता आंखों की जांच करके ही होता है। 2 जांचें की जाती हैं, एक आंखों की नस की और एक आंख के अंदर के प्रेशर की, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि किसी मरीज को ग्लोकोमा है या नहीं है। शुरुआती दौर में इस बीमारी ये पकड़ आ जाती है तो इसका दवाइयों से ही इलाज होता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि क्योंकि इसके शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं होते, कई बार जब मरीज इससे पूरी तरीके से अंधा हो जाता है तब हमारे पास अस्पताल में पहुंचता है। जब लेट स्टेज में ये बीमारी होती है तो इसका ऑपरेशन किया जाता है, जिसका नाम होता है ट्रैबेक्युलेक्टमी। ऑपरेशन से ये होता है कि आंखों का प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। थोड़ी बहुत रोशनी में कुछ मरीजों में आ सकती है, पर ज्यादातर मरीजों में जितनी रोशनी होती है आंख में उतनी ही रोशनी बचाने का प्रयास किया जाता है और फर्दर विजन लॉस को रोका जाता है ऑपरेशन से। तो डॉक्टर साहब, से हमारे आंख में थोड़ी सी रोशनी है, दिखाई नहीं देता, तो क्या हमारी आंख बढ़ सकती है? देखिए, अगर थोड़ी सी रोशनी है तो पहले जानना होगा कि इसका कारण ग्लोकोमा ही है या कोई और कारण है। अगर ग्लोकोमा है
तो इसका इलाज होगा पहले, और देखेंगे कि कितनी रोशनी है। इसमें एक जांच होती है विजुअल फील्ड की, जो एग्जैक्ट तरीके से बताती है कि 100 में से कितना % रोशनी अभी आंख में बची हुई है। अगर रोशनी अच्छी होती है और प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो चांस होता है कि हम दवाइयों से ही आपको आगे इतनी रोशनी बचा सके और कुछ प्रयास करें कि रोशनी आगे बढ़े। पर आदमी नहीं दिखा देता, वंजरार भी दिखाई देता है हमें। जी वंजरार दिखाता है, आदमी नहीं दिखाते हमारे। अच्छा, तो मतलब कि आपका ग्लोकोमा काफी बढ़ चुका है। एक बार आपका कोई ऑपरेशन पहले हुआ है मोतियाबिंद का या फिर काले मोतिया का समलवाई का? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अच्छा, तो एक बार आप जरूर दिखाएं, क्योंकि अब हमारे लिए जरूरी है कि अगर इतनी रोशनी जा चुकी है तो इसको इसी पर रोकें। इसमें अगर आपको अभी भी दिखाई दे रहा है और आपको लगता है कि ग्लोकोमा की बीमारी है, इसमें ये इतनी रोशनी भी जाने का रिस्क रहता है। तो अगर बहुत लेट स्टेज हो गई है तो आप देर न करें। ओके डॉक्टर, क्या ग्लूकोमा का इलाज दवाइयों के अलावा सर्जरी से भी किया जाता है? जी बिल्कुल, जो भी ग्लोकोमा का इलाज है, चाहे दवाइयों से चाहे सर्जरी से, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आंखों के अंदर के प्रेशर यानी IOP, जिसको इंग्लिश में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं, उसको कम करना। तो हम सर्जरी से आंखों में इस प्रेशर को कम करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाते हैं, जिससे आंखों के अंदर जो पानी होता है, एक्वस ह्यूमर जिसको बोलते हैं, उसका संचार होता रहे और आंखों का प्रेशर एक लिमिटेड रेंज में ही रहे। तो इसका आंखों में ऑपरेशन ट्रैबेक्युलेक्टमी भी करते हैं, और एक नए तरीके की जो नई सर्जरीज हैं, जिनमें एक हम लोग मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी जिसको बोलते हैं, उनमें कुछ डिवाइसेस यानी कि कुछ छोटे छोटे इम्प्लांट्स होते हैं जो आंख के अंदर डालते हैं, जिससे कि एक्वस ह्यूमर का संचार बना रहे और आंखों का प्रेशर कंट्रोल रहे। ऋषभ जी, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि ग्लूकोमा के जो मरीज हैं जिनकी आई साइट लगभग खत्म हो चुकी है, यानी कि नहीं दिख रहा है उनको, क्या ऐसे मरीजों के लिए नेत्रदान भी एक विकल्प है? जी, दुर्भाग्यवश नेत्रदान करने से ग्लोकोमा के मरीजों को बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि ये बीमारी आंखों की नस को असर करती है, और नेत्रदान से मिली जो आंखें होती है उनमें आंखों की काली पुतली का दान होता है और उनका प्रत्यारोपण होता है। तो नसों की बीमारी का इलाज नेत्रदान से नहीं होता, पर मैं कहना चाहूंगा कि नेत्रदान करना और कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जो ग्लोकोमा से और भी ज्यादा कॉमन है। इसके लाखों मरीज हैं जिनका इलाज किया जा सकता है नेत्रदान में मिली आंखों द्वारा। जब नेत्रदान की बात हो ही रही है ऋषभ जी, तो थोड़ा नेत्रदान के विषय में आप हमारे श्रोताओं को और बता दें। जी, नेत्रदान आपने जिक्र करके हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर घर हर परिवार की परंपरा होनी चाहिए। तो जैसे जीते जी रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान, जैसे हम अपने शरीर में खून का दान करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर का हर एक हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ सकता है हमारे जीवन के बाद। तो उसमें से नेत्रदान एक ऐसा दान है जो किसी हॉस्पिटल में करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की मृत्यु उनके घर में हुई है तो ये उनके घर के जाकर भी किया जाता है। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि मृत्यु के 6 घंटे के भीतर 1919 एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है आई डोनेशन के लिए। अगर आप इस नंबर को कॉल करते हैं तो जो आपके सबसे आसपास आई बैंक है, बनारस में एक वाराणसी आई बैंक सोसाइटी है जो इस काम को काफी एक्टिवली करती है, आप उनसे संपर्क में आते हैं और उनकी टीम जल्द से जल्द आपकी लोकेशन पर पहुंचती है और नेत्रदान का काम संपन्न करती है। इसके लिए जरूरी है कि जो मृत व्यक्ति है उनके जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उनकी कंसेंट यानी उनकी इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद एक बार इजाजत मिल जाती है तो नेत्रदान में आंखों की केवल और केवल काली पुतली को निकाला जाता है। पूरी आंखों का दान नहीं किया जाता। नेत्रदान करने के बाद भी चेहरे पे कोई भी निशान या कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देती है। तो नेत्रदान में दोनों पुतलियों का दान किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 10 से 15 मिनट के अंदर ही संपन्न हो जाती है और इसके बाद आप जो आखिरी जो राइट्स हैं आप उनको संपन्न कर सकते हैं। डॉक्टर, ये बताएं कि ग्लूकोमा की जो जांच होती है वो किस तरह से की जाती है? देखिए, ग्लूकोमा की जो हम जांच करते हैं, जांच से ही डायग्नोसिस होती है ग्लूकोमा की। तो सबसे पहली जांच जो हम करते हैं इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को नापा जाता है, यानी कि आंख के अंदर जो प्रेशर है उसकी जांच होती है।
अगर ये बढ़ा हुआ होता है तो ये एक संकेत होता है ग्लोकोमा होने का। दूसरी जांच में हम लोग देखते हैं कि पीछे की नस की स्थिति क्या है। नस में एक पैमाना होता है जिसको कप डिस्क रेशियो बोलते हैं। अगर ये कप डिस्क रेशियो यानी कि नस में जो कपिंग है ये बढ़ी हुई होती है तो ये भी एक ग्लोकोमा का संकेत होता है। तीसरी सबसे जरूरी बात है जो हमें सटीक तौर पे बताती है कि ग्लोकोमा के कारण कितना नुकसान हो चुका है, वो होती है विजुअल फील्ड टेस्टिंग। जैसा हमने डिस्कस किया कि ग्लोकोमा की बीमारी में आंखों की रोशनी का दायरा कम होता है, तो फील्ड टेस्टिंग में हम लोग रोशनी के दायरे को नापते हैं और ये पता लगाते हैं कि कितनी दूरी तक या कितने दायरे तक हमको दिखाई दे रहा है। पर इन सभी जांचों की बात जो मैंने करी, इनका एक लिमिटेशन है कि ये जांचें केवल जब ग्लोकोमा हो जाता है उसके बाद ही बता पाती हैं कि ग्लोकोमा किसी व्यक्ति को है। एक नई जांच है जिसका नाम है पैटर्न ERG यानी पैटर्न इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। ये बिल्कुल ही एक नई किस्म की जांच है जो पीछे की नस के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नापती है और ग्लोकोमा होने के कुछ साल पहले ही बता सकती है कि आपको ग्लोकोमा होगा या नहीं होगा। ये नई तकनीक है। ये बिल्कुल ही नई तकनीक है, पर ये आपको एक लंबी बीमारी से बचा सकती है। जो लोग भी एट रिस्क हैं ग्लोकोमा के, जिनमें खास तौर पे वो लोग जिनके घर परिवार में किसी को समलवाई की बीमारी है, अगर वो ये जांच कराते हैं तो हमें अनुमान लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर उनको ग्लोकोमा होगा या नहीं होगा। इस जांच का नाम है पैटर्न ERG। जी ऋषभ जी, क्या ग्लूकोमा की दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? जी बिल्कुल हैं। जैसे शुगर की और BP की दवाइयां होती हैं जो एक बार स्टार्ट होती हैं तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं, वैसे ही दुर्भाग्यवश ग्लोकोमा की भी जो दवाइयां होती हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। ग्लोकोमा की दवाइयों का केवल एक उद्देश्य होता है आंखों के अंदर के प्रेशर को कम करना। अगर ये प्रेशर कम रहता है तो नस पे दबाव कम पड़ता है और बीमारी जितनी है उतने पे रोकी जा सकती है। पर ये दवाइयां क्योंकि लंबे समय तक चलती हैं, इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आंखों में लाली या जलन या चुभन या ऐसी समस्या को पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, इसके लिए हम लोग बहुत जुडिशियसली ग्लोकोमा मेडिकेशंस को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग 100% श्योर नहीं होते कि मरीज को ग्लोकोमा नहीं है तब तक हम इन दवाइयों को स्टार्ट नहीं करते। और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि ग्लोकोमा के हमने डिस्कस किया कि 3 लक्षण हैं जी। प्रेशर बढ़ना, नस पे कमजोरी आना और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होना यानी विजुअल फील्ड का दायरा कम होना। कई मरीजों में नस का आकार नेचुरली ऐसा होता है कि उसको देख करके लगता है कि ग्लोकोमा है, पर आप ऐसे समझें कि जैसे हर एक आदमी के शरीर की बनावट फर्क होती है। कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग नाटे होते हैं, कुछ लोगों का वजन ज्यादा होता है तो कुछ का कम होता है। उसी तरीके से हर आदमी की जो आंख के अंदर की नस है उसका भी बनावट फर्क होता है। कुछ लोगों की आंखों में कपिंग ज्यादा होती है, नेचुरल तरीके से ही उनकी आंखों में कपिंग ज्यादा होती है जिसको फिजियोलॉजिकल कपिंग बोलते हैं। कई बार मरीज को इस कपिंग के आधार पर ही ग्लोकोमा की दवाइयां स्टार्ट कर दी जाती हैं, पर उसको ग्लोकोमा के साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो ये निश्चित रूप से पता होना बहुत जरूरी है कि किसी मरीज को ग्लोकोमा है या नहीं। तो इसीलिए हम ये तीनों जांचों को एक साथ कंसिडर करते हैं ग्लोकोमा की दवाई स्टार्ट करने के पहले। ऋषभ जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहेंगे? मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि मैं जैसे जैसे लोगों से मेरी जन वार्ता होती है, मुझे बस यही लगता है कि लोग आंखों के बारे में जब भी बात आती है तो वो 2 ही चीजें जानते हैं, या तो चश्मे का नंबर या तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जी। तो आंखों में आंखें एक छोटी सी आंख में समझिए कई अलग अलग हिस्से होते हैं और हर अलग अलग हिस्से की अलग अलग बीमारियां होती हैं जी। हमें थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि हर बीमारी अलग होती है और इसका इलाज अलग होता है। ग्लोकोमा एक बीमारी है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक बीमारी है, कैटरैक्ट मोतियाबिंद एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी के आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है तो वो बाकी रोगों से रहित है। हर आदमी को 40 वर्ष के एज के बाद साल में कम से कम एक बार अपने आंखों की नेत्र परीक्षण कराना चाहिए, क्योंकि एज के साथ पर्दे पे और नसों में कई बीमारी होती है। जैसे कि मधुमेह की बीमारी का असर पर्दे पे आता है, हाइपरटेंशन की बीमारी का असर पर्दे पे आता है, नसों की जो ग्लोकोमा डिस्कस कर रहे हैं ये भी 40 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है और इसका असर पर्दे पे आता है। ये बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका इलाज केवल और केवल अर्ली स्टेजेस में होता है। लेट स्टेजेस में आने पे रोशनी का परमानेंट लॉस होता है। तो थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है और हमें
सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर ऋषभ ने बताया कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम अपने पूरे शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जितना सजग रहते हैं, अपनी आंखों के स्वास्थ्य के प्रति भी उतने ही सजग रहें, तो कोई दिक्कत ही ना हो। ऋषभ जी, आप कार्यक्रम में आए और श्रोताओं संग और हमारे साथ इतनी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम हम आज यहीं समेटेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।